नमस्कार साथियों, पॉलिटिकल क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है साथियों, इंडियन थिंकर्स के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों, वह है भारतीय विचारक मनु, जिसने मनुस्मृति की रचना की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों। जरा देखिए, भारतीय विचारक मनु मनु के बारे में साथियों आज हम चर्चा कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस क्लास में आपका स्वागत है। भारतीय विचारक मनु, जरा देखिए, राजा साम दाम और भेद नीति का एक एक करके या सम्मिलित रूप में प्रयोग करके अन्य राज्य को जीतने का प्रयत्न करे, ऐसा मनु ने मनुस्मृति में कहा साथियों। युद्ध द्वारा नहीं, क्योंकि युद्ध से दोनों ही पक्षों का विनाश होता है, दोनों ही पक्षों का विनाश होता है, किंतु कुछ परिस्थितियों में युद्ध अनिवार्य है। अतः जब आवश्यकता हो तो निसंकोच होकर युद्ध कर लिया जाना चाहिए साथियों। मनु भारत के महान स्मृतिकार थे। उन्होंने हिंदुओं का कानूनी साहित्य को 3 वर्गों में बांटा: धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और टीकाएं। साथियों, उपयुक्त तीनों वर्गों में धर्मशास्त्र का महत्व सर्वाधिक है। धर्मशास्त्र में सर्वप्रमुख स्थान मनुस्मृति अथवा मानव धर्मशास्त्र का है। वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में धर्मशास्त्र का आदि प्रणेता मनु को माना है साथियों। पौराणिक वृत्तांत के अनुसार मनु को मानव जाति का जनक तथा प्रथम विधि वेता माना जाता है। ऋग्वेद में साथियों बार बार मनु को मानव सृष्टि का सृजनकर्ता, मानव सृष्टि का प्रवर्तक और समस्त मानव जाति का पिता कहा जाता है। मनुस्मृति का रचनाकार ईसा पूर्व से लगभग 150 वर्ष पूर्व की रचना मानी जाती है। डॉक्टर मंजू मदारकर व डॉक्टर पालतेकर ने 600 ईसा पूर्व से पूर्व मनुस्मृति का समय माना है। आगे देखिए, कालिदास ने अपने ग्रंथ रघुवंश में लिखा है कि रघुवंशी राजा मनु द्वारा बताए गए पद्धति के अनुसार ही शासन किया करते थे। वह जिस नियम से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होते थे, ऐसा लिखा गया है साथियों। मनुस्मृति के अंतर्गत प्रारंभ में 1 लाख श्लोक थे, जो कम होते होते 12,000 रह गए। वर्तमान में 2694 श्लोक प्राप्त होते हैं। मनुस्मृति में 12 अध्याय है साथियों, जिसमें समाज, राज्य, राजा, व्यवहार, अल्पार, धर्म, शासन, न्याय व्यवस्था, करारोपण, पर राष्ट्र संबंध आदि के बारे में बताया गया है। अब मनुस्मृति के अनुसार मनु के जो राजनीतिक विचार है, जरा देखिए। मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति स्वरूप, राजा का अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व का वर्णन किया गया है। इसमें राजा के लिए देवीय सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। मनुस्मृति में राज्य उत्पत्ति का जो साथियों सिद्धांत दिया है, वो देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। राज्य संबंधी अवधारणा देखिए, स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत, राज्य का सावयव सिद्धांत, राज्य का कार्य क्षेत्र। राज्य जो उत्पत्ति का सिद्धांत दिया साथियों, वो देवीय दिया है। राज्य का सावयव सिद्धांत दिया है और राज्य का कार्य क्षेत्र बताया है कि राज्य का जो कार्य है वो क्या क्या है। जिस प्रकार अपनी प्रजा की रक्षा करना, प्रजा के सुख दुख में साथ रहना, सभी प्रकार की आवश्यकताएं प्रजा की पूरी कराना, इस प्रकार। दूसरा बिंदु देखिए, राज्य संबंधी अवधारणा। राजा की उत्पत्ति उसका स्वरूप है, राजा का परम कर्तव्य है साथियों। यानी कि राजा की जो उत्पत्ति हुई वो किस प्रकार हुई, तो मनुस्मृति के साथ दी हुई उत्पत्ति की क्या हुआ साथियों। प्राचीन समय में सृष्टि का सृजनकर्ता मनु को ही माना जाता है कि जल प्रलय हो गया था, पूरी सृष्टि का ही विनाश हो गया साथियों, तो सिर्फ बचा मनु और उसकी पत्नी सत्यवती, दोनों ने मिलकर इस सृष्टि का साथियों सृजन किया। राजा का परम कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा का पूरी तरह से पालन करे साथियों, प्रजा की देखरेख करे, अपने राज्य
का ध्यान रखे, अपने राज्य को समृद्धि बनाए, अपने राज्य को बाहरी राज्यों से बचाए, इस प्रकार के उसका परम कर्तव्य है। राजा के गुण और योग्यता बताए साथियों। राजा का जो गुण है वो पराक्रमी, बुद्धिमान, चरित्रवान इस प्रकार का होना चाहिए। इस प्रकार की योग्यताओं के बारे में और राजा के कर्तव्य के बारे में साथियों बताया गया है। अब इस प्रकार राजा को सभी प्रकार के अधिकार दे दिए तो कहीं राजा निरंकुश नहीं हो जाए। उस राजा की निरंकुशता पर साथियों प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया कि पहले धर्म का अंकुश लगाया, यानी राजा है जो धर्म के अनुसार ही कार्य करेगा, धर्म के विपरीत नहीं जाएगा, इसलिए राजा निरंकुश नहीं हो सकता। दूसरा, राजा द्वारा जो धर्म को साक्षी मानकर जो शपथ ली गई है उसके अनुसार ही वो कार्य करेगा। राजा को भी दंड के अधीन माना गया है, इसलिए राजा गलत कार्य नहीं करेगा तो भी दंड का भागी होगा। इस प्रकार राजा का जो कर्तव्य है वह प्रजाजनों की सुख समृद्धि के लिए राज्य का अपना विकास करना, कानून निर्माण पर प्रतिबंध। दूसरा, जो उसकी मंत्री परिषद है, कानून निर्माण पर प्रतिबंध, राजा स्वयं नहीं कानून का निर्माण कर सकता है। राजा विचार विमर्श से वो धर्म के अधीन रहकर ही कानून का निर्माण करेगा और मंत्री परिषद के माध्यम से राजा निर्णय लेगा। राजा कोई अकेला निर्णय नहीं ले सकता। इस प्रकार उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं साथियों। राज्य प्रशासन संबंधी अवधारणा देखो, शासन के सिद्धांत और चतुर्सूत्री नीति का से बताया गया है साथियों। राज्य प्रशासन में जो राज्य का जो शासन का जो सिद्धांत है वो 4 प्रकार की नीतियां बताई गई, जिसमें शक्ति अर्जन करना यानी शक्ति को बढ़ाना करना, रक्षा करना यानी प्रजा की रक्षण का सिद्धांत दिया गया है, प्रजा की रक्षा करना, प्रचार प्रसार करके उसकी वृद्धि करना और दानशीलता की नीति यानी उदार और दानशीलता की बात की गई है साथियों। अब बात आ जाती है मंत्रियों की व्यवस्था में। देखिए जरा, मंत्रियों की गुण होने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि रिश्तेदार या अयोग्य व्यक्तियों को या अपने प्रेमियों को या सगे संबंधियों को ही आप मंत्री बनाए, ऐसा नहीं। उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, वो विवेक, बुद्धिशील, विनम्र और चातुर्य, विद्वान, प्रकांड पंडित हो, ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाए जाए। मंत्रणा विचार विमर्श के लिए, मंत्रणा और विचार विमर्श के नियम भी बताए गए हैं कि अपने राज्य का विकास करने के लिए मंत्री परिषद से राजा अकेला भी मंत्रणा कर सकता है, सामूहिक भी कर सकता है और उसको गोपनीय रखने की बात भी की गई है साथियों। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और प्रांतीय स्थानीय शासन की बात भी की गई है। सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात की गई है, सत्ता का बंटवारा यार, और स्थानीय स्वशासन की बात भी इसमें की गई है। मंत्री प्रमुख भी बनाए गए। विभागों के जो अध्यक्ष है वो शासन के विभाग और सुरक्षा व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी साथियों इसमें चर्चा की गई है। परिषद या विधायिका या जनपद का इस पर उल्लेख किया गया है साथियों। अब आ जाती है दंड संबंधी सिद्धांत। दंड की आवश्यकता क्यों पड़ी और दंड की क्या विशेषता। जरा देखिए साथियों कि राज्य अपने राज्य में न्याय व्यवस्था या अपने राज्य में शासन स्थापित करने के लिए या शांति बनाए रखने के लिए दंड का होना बहुत ही आवश्यक है। बिना दंड के राज्य में शांति व्यवस्था कायम नहीं हो सकती और राजा सही तरह से शासन नहीं कर सकता, इसलिए दंड की आवश्यकता पड़े। तो दंड की विशेषता बताई गई साथियों। दंड पक्षपात रहित बताया गया, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, पक्षपात रहित, ईश्वरीय इच्छा का प्रतीक माना है साथियों। दंड है जो ईश्वरीय इच्छा का प्रतीक, ऐसा ईश्वर कहता है कि अगर किसी ने गलती की वो दंड का भागी होगा। विधि व दंड एक दूसरे के पूरक है। दंड के माध्यम से ही लोग जो उसके भय से ही जो राज्य द्वारा जो कानून दिए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, उनका पालन करते हैं। दंड हितवर्धक बताया गया है साथियों मनुस्मृति में। और 7वां बिंदु देखिए, विधि अथवा कानून की अवधारणा, यानी कानून के निर्माण या विधि की जो अवधारणा जो कॉन्सेप्ट दिया है उसके अनुसार कानून के संबंध में मनुस्मृति कहती है कि कानून के 4 आधार स्रोत होते हैं। पहला वेद, स्मृति, शिष्टाचार और आत्म संतुष्टि। इस प्रकार ये 4 आधार सूत्र बताए गए हैं साथियों। मनु ने न्याय प्रशासन संबंधी विचारों का वर्णन किया है। तो सबसे पहले न्यायालयों का संगठन बताया है। न्यायालयों के संगठन में जो सर्वोच्च स्थान दिया गया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट वो धर्म सभा है, उससे नीचे जैसे हाई कोर्ट होते हैं यानी संवै धर्म सभा और अधीनस्थ न्यायालय दिए गए हैं साथियों। न्याय प्रणाली की विशेषताएं भी बताई गई साथियों। न्याय प्रणाली है जो विधि द्वारा यानी कानून द्वारा नियंत्रित है। उत्तरदायी न्याय और निष्पक्ष न्याय है साथियों। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू की पालना है। धर्म पर आधारित है। राजा की सीमित न्याय शक्ति है साथियों।
मनु की वित्त व राजस्व संबंधी अवधारणा जरा देखिए साथियों। मनु कोष संचय यानी राज्य के लिए कोष का होना बहुत जरूरी है साथियों। अगर राज्य के पास खजाना खाली है तो राजा कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि उसका जो कोष संचय वो बना रहे। विभिन्न प्रकार के शुल्क लगाने की भी बात की है, उससे राज्य का कोष भरने की बात की गई है साथियों। मनु ने करों के भी प्रकार बताए हैं, जैसे कृषि उत्पादन के उपज का छठा भाग के रूप में लेना चाहिए। विभिन्न व्यवसायों पर, उद्योगों पर अनुमानित कर लगा सकते हो आप। बाजार और हाट बाजारों, चुंगी बाजार पर कर, शिल्पी तथा कुटीर उद्योग पर कर। करों के अतिरिक्त जुर्माने से प्राप्त धनराशि भी आय का एक स्रोत माना गया है मनुस्मृति में। बाजार व्यवस्था की बात करते हैं साथियों, तो बाजार नियंत्रण की बात की गई है, यानी प्रजा रक्षण हेतु कर लेना, समय कर लेना, संतुष्टि कर प्रणाली और सीमित कर प्रणाली, यानी ये विशेष बात बताई गई है, सीमित कर प्रणाली और संतुष्टि कर प्रणाली। ऐसा नहीं हो कि प्रजा के ऊपर ज्यादा भार लादा जाए कर का, ऐसा नहीं, सीमित लिमिटेशन की बात की गई है। अब बात आ जाती है साथियों परराष्ट्र सिद्धांत या विदेश नीति। मनुस्मृति के अनुसार, मनु के अनुसार विदेश नीति देखिए। परराष्ट्र संबंध के लिए मनु ने दो सिद्धांत दिए साथियों, एक तो षडगुण नीति दी और एक मंडल सिद्धांत दिए साथियों। षडगुण नीति के अंदर साथियों संधि, विग्रह, ज्ञान, आसन, द्विवेदी भाव, आश्रय, संश्रय और मंडल सिद्धांत में 12 राज्यों का एक समूह दिया साथियों। इस प्रकार हमने आज चर्चा की है भारतीय महान विचारक मनु के बारे में, जिसने मनुस्मृति लिखी है साथियों, और मानव जाति का सृजन करता, मानव जाति का पितामह कहा जाता है। और इस सृष्टि पर जब जल प्रलय हो गया तो सिर्फ मनु ही बचा और वापिस उस मनु ने ही सृष्टि का सृजन किया। ये आप लोगों के लिए एकेडमिक क्लास से बीए, बीएड, जनरल बीए, यूजी एंड पीजी, पॉलिटिकल साइंस, ऑल कंपटीशन, राजस्थान, इंडिया, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय विचारक बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुस्मृति के बारे में और मनु के बारे में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं साथियों। धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक भारतीय विचारक मनु पूर्ण हुआ।